जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, यानी 2 लेक्चर मैंने अपलोड किया है वर्क एनर्जी थ्योरम का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्क एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखा था, वर्क एनर्जी के ऊपर हम लोग ने क्या किया था, उसका डेरिवेशन दिया था, और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेसिक से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सारा जेई और नीट लेवल का हम लोग ने क्वेश्चन किया था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने जेई एडवांस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और हम लोग ने यही चीज़ देखा था कि आखिर जेई एडवांस प्रॉब्लम में हम लोग उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। सबसे पहली बात है कि देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने का क्या रीजन है। तो हम लोग के पास इसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है या नेक्स्ट हमारा हम लोग का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसी चीज को यूज करने के लिए, यानी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने के लिए हमें पहले कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कहने का मतलब कि डू यू इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डी यू इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हम देखेंगे, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहली बात है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमें तो पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, उसके बाद से ही तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए बेसिकली देखा जाए तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो फोर्स का जो नाम होता है ना वही हमें बता रहा है कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी क्या हो, कंजर्व हो। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जिसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी कंजर्व हो, और एक ऐसा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जिसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी कंजर्व ना हो। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है एनर्जी जिसके कोरोस्पोंडिंग कंजर्व हो, नॉन कंजर्वेटिव मतलब होता है जिसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी कंजर्व ना हो। ठीक है, लेकिन आखिर इस चीज को कैसे समझेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो यहां से देखिए इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपके पास क्या करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। कैसे, देखिए हम ये बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ ऐसा एक ब्लॉक है ना, जिसका मास क्या है, एम है ना। हम मान लिए कि एक हमारा ब्लॉक है जिसका मास एम है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक स्प्रिंग को हम क्या किए हैं, अटैच कर दिए हैं। यानी यहाँ पे एक स्प्रिंग को हम अटैच किए हैं, और ये चीज बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस किए, यानी आगे की तरफ खींचे हैं बाय द फोर्स एफ, है ना। या फिर फोर्स नहीं, किसी भी तरह से हम लोग क्या करें, इसको एक एक्स खींच दिए, और एक्स खींचने के बाद से हम इसको रिलीज कर दिए, मतलब एक्स खींचे और उसको छोड़ दिए। तो जैसे हम उसको एक्स खींचते हैं तो ये क्या होगा, कीप ऑन ऑसिलेट करेगा। अरे कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग यहाँ पे है, सपोज मान लो ऐसे स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग को ऐसे चर से खींचे और करके छोड़ दिए। तो जैसे हम उसको ऐसे खींच के ऐसे छोड़ते हैं तो स्प्रिंग क्या होगा, टू एंड फ्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अरे कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे खींचे, तो जैसे इसको खींचते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे जाता है तो एक फोर्स बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, जो इसको क्या करेगा, कीप ऑन ऑसिलेट कराते रहेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे इसको अपने एक्स खींचा है तो स्प्रिंग क्या होगा, कीप ऑन ऑसिलेट करता रहेगा। अच्छा ये कब तक करता रहेगा, और ये भी बोल रखा उन्होंने कि ये क्या है, स्मूथ है ना। ये क्या है, स्मूथ है। ये कब तक करता रहेगा, ये तब तक करता रहेगा जब तक इसको कोई रोक ना दे। क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, इसके पास जो एनर्जी आपने दिया उस एनर्जी से क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। तो यहां से ये चीज देखेंगे कि होता क्या है, हम ये चीज बोलेंगे कि इफ अगर एक्स, हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचते हैं, मैं बोलूंगा कि इफ एक्स स्ट्रेच द स्प्रिंग then released, हम क्या करें, इसको x खींचे और फिर क्या करें, रिलीज कर दिए, देन ये रिलीज एम, ये ब्लॉक कीप ऑन ऑसिलेट,
ब्लॉक कीप ऑन ऑसिलेट, ब्लॉक क्या करेगा, कीप ऑन ऑसिलेट करता रहेगा। अगर ब्लॉक कीप ऑन ऑसिलेट करता रहेगा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। अरे है कि नहीं है, मैंने कहने का मतलब कि जैसे हम उसको ऐसे खींचे, जैसे हम उसको एक्स खींचे और इसको छोड़ दिए, उसके बाद से क्या होगा, टू एंड फ्रो करेगा, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी कहने का मतलब जब जो ऑसिलेट करने का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, वो कंजर्व होगा। तो हम ये चीज बोलेंगे इन दिस केस, in this case एनर्जी कंजर्व, एनर्जी इसलिए कंजर्व होगा, क्यों, क्योंकि ये कीप ऑन ऑसिलेट करता रहेगा। ये कीप ऑन ऑसिलेट करने का मतलब ये हो कि इसका एनर्जी क्या हो जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है मैं ये बोलूंगा कि स्प्रिंग क्या हो जाती है, कीप ऑन दिस, इन दिस केस एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से देखिए एनर्जी हमारा कंजर्व है। अब यहां पे देखेंगे तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। उस स्प्रिंग फोर्स के कारण हम लोग ये चीज देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का कोई लॉस्ट नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा इट मीन्स स्प्रिंग फोर्स डज नॉट lost of energy, lost of एनर्जी का क्या करता है, कोई लॉस्ट नहीं करता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा है इसी तरह, और एक सिचुएशन और क्रिएट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसा कोई ब्लॉक है ना, या कुछ ऐसे समझो कि ये हमारा ऐसे है और ये ऐसे है, और यहाँ पे एक हमारा एक कुछ ये इस टाइप से हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है। और मैं ये चीज बोलूंगा कि हम ये बोलते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कर दिए है ना, कुछ ऐसे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे स्प्रिंग में ऐसे फंसा देंगे, ऐसे ऐसे फंसा दिए। अब हम लोग ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि हम इसको x बाहर की तरफ खींच दिए है ना, x क्या के इसको अटैच करिए, और हम ये चीज बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा है स्मूथ है ना, ये हमारा क्या है, स्मूथ। अब मैं बोलूंगा कि जैसे इसको x खींचे और x खींच के छोड़ देंगे, तो अब हम लोग बोलेंगे स्मूथ नहीं है, सॉरी रफ है, इसका क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू म्यू का है। तो हम ये चीज देखते हैं कि ये मान लें शुरू में ऐसे करते हैं, इसको खींचे, जैसे इसको छोड़ते तो शुरू में ऑसिलेट करता है और करके क्या हो जाता है, रुक जाता है। मैं बोलूंगा कि जब इसको खींच के छोड़े थे तो ये रुकता नहीं है, हमेशा क्या होता है, कीप ऑन ऑसिलेट करते रहता है। लेकिन जैसे हम इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो ये क्या करता है, आगे खींच के जैसे छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद ऑसिलेट करने के बाद से क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क करता है तो इसकी एनर्जी हीट में क्या करता है, लॉस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है ही नहीं है जो एनर्जी को लॉस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ समय के बाद से वो लॉस्ट हो जाता है, यानी रुक जाता है। इसलिए क्योंकि जैसे हम इसको ऐसे मान लो ऐसे खींचा और खींच के जैसे छोड़ते हैं तो ये तो यहाँ जाता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, लेकिन कुछ समय बाद से ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। कुछ समय बाद से क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। कीप ऑन क्या करता है, रुक जाता है। तो मैं ये से बोलूंगा इफ x stretch the spring, stretch the spring, if x stretch the spring, if x stretch the spring, after some time it stop, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। अब रुक जाने का मतलब है इट मीन्स देयर इज लॉस्ट ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हम इसको आगे करके छोड़ते हैं तो ये कीप ऑन क्या होता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करके रुक जाता है। रुक जाने का मतलब है कि एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो हमें पता है कि स्प्रिंग एक ऐसी फोर्स है जो एनर्जी को लॉस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ही यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ का कि फ्रिक्शन फोर्स इज लॉस्ट ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स इज लॉस्ट ऑफ
एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, वो लॉस्ट करता है। कौन? फ्रिक्शन का फोर्स। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि एक ऐसी फोर्स है जो एनर्जी को कंजर्व करता है, एक ऐसे फोर्स है जो एनर्जी को लॉस्ट करता है। तो जो एनर्जी को कंजर्व करता है उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। जो एनर्जी को लॉस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं बोलूंगा यहाँ पे दो फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो? कंजर्व होता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जी को लॉस्ट करता है, यानी यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एनर्जी को लॉस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जो एनर्जी को लॉस्ट, जो एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है। और ये होता है कंजर्वेटिव, जो एनर्जी को क्या करता है? कंजर्व करता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि वी कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ना, we can say that a force which lost the energy is called, which lost the energy is called non-conservative, and a force which does not lost the energy, a force which does not lost the energy is called non-conservative, यानी कहने का मतलब एक ऐसा फोर्स जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होता है, तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एक ऐसा फोर्स कि जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कंजर्व नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का कोई लॉस्ट नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा फोर्स जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का लॉस्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब ये हमको समझ में आ गया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन फिजिक्स में इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है ना। फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया उस चीज को देखिए, यानी एक्चुअल मीनिंग का बोला जाए या इसका डिफिनेशन बोला जाए तो वो यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझिए कि कंजर्वेटिव फोर्स को क्या बताया गया। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से जो वर्क निकलता है, हमको पता है वर्क क्या होता है, वर्क हमेशा किसी न किसी फोर्स के कारण होता है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क निकलता है ना, वो जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करता है, बाकी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहां से अब हेडिंग डालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स, फिर पढ़ेंगे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग तो एक चीज समझ गए, कौन? लॉजिक वाला, कि एक ऐसा फोर्स जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी का लॉस्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो होता है एनर्जी का लॉस नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब लेकिन हम लोग उसको मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग डालेंगे हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन नहीं कंजर्वेटिव फोर्स। हमको क्या पढ़ना है? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उस चीज को देखिए। सबसे पहले बोलता क्या है? ए फोर्स सेड टू बी कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी conservative. A force is said to be conservative
ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव if work done by conservative force does not depend on path, it only depend initial and final it only depend initial and final पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, बोलता है ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए इसको कैसे सोचते हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई हमारा एक पार्टिकल है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है और हम बोलते हैं कि इस पार्टिकल को उठा के कहाँ लेके जाते हैं, ए से हम लोग लेके जाते हैं बी पे, ए से उठाए और कहाँ पे लेके चले जाते हैं बी पे। लेकिन हम जब इसको ए से बी पे लेके जाते हैं तो डिफरेंट पाथ से लेके जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि ऐसे भी लेके जाते हैं, ऐसे भी लेके जाते हैं, ऐसे भी लेके जाते हैं, ऐसे भी लेके जाते हैं और इसके सीधा पे लेके जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए से बी पे जाने का, यानी ए से बी पे जाने का इन्फिनाइट हमारे पास क्या हो सकता है, रास्ता हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा के इसका डिस्प्लेस करते हैं ए से बी के तरफ। कहाँ से, ए से बी के तरफ। मैं बोल रहा हूँ कि ये ए पे हमारा कोई पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, इस ए पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ से, ए से बी, किसी एक फोर्स के कारण। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जब हम ए से बी पे जाते हैं तो हमें वर्क 1 करता है और यहाँ से करेंगे तो कितना 2 और यहाँ से करेंगे तो कितना 3 और यहाँ से करेंगे तो कितना 4 और यहाँ से करेंगे तो कितना 5। यानी ए से बी में जाने पे हमें डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क 3 इज इक्वल टू वर्क 4 इज इक्वल टू वर्क 5 एंड, है ना। यानी कहने का मतलब है कि सबका सब वर्क क्या हो, बराबर हो। यानी कहने का मतलब है कि ए से बी में आप इन्फिनाइट पार्ट्स पे जाओ, अगर वर्क डन कंजर्वेटिव होगा तो हर एक पार्ट में वर्क क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी वो कंजर्वेटिव फोर्स से हमेशा वर्क जो होता है, आप किसी भी पाथ पे जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा जो वर्क होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हम लोग समझ गए, लेकिन हमें एक चीज़ और समझना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल एक पॉइंट से उठता है और उसी पॉइंट पे आके बैठ जाता है। यानी कहने का मतलब ए से उठा और ऐसे घूम के कहाँ चला गया, ऐसे घूम किया गया। यानी इनिशियल भी हमारा यही है, इनिशियल, और फाइनल भी हमारा क्या है, फाइनल। ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा क्या है, फाइनल। यानी इनिशियल भी उसी पॉइंट पे और फाइनल भी हमारा उसी पॉइंट में है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इनिशियल फाइनल पे, तो यहाँ पे तो क्या होता है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, इनिशियल भी वही है, फाइनल पे वही है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिखूंगा इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। वो क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब है किसी भी
किसी भी क्लोज लूप में अगर हम लोग देखेंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। इसके ऊपर एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, यानी इसका मतलब यह एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा या कैलकुलेशन पे आएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अगर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया होगा तो क्लोज लूप में हमेशा वर्क क्या होता है, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट वही है, तो वहां पे कोई वर्क होगा नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अब यहां से देखिए ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होता है उस चीज को देखिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स का सिंपल सा एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो हम लोग देख लीजिए क्यों है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता है। और उसके बाद से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा फोर्स होता है जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसी चीज को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी अब मैं बोलूंगा कि एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, पहला होगा हमारा ग्रेविटेशनल, पहला जो होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फिर दूसरा अगर बात बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स भी हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, है ना। और जो तीसरा फोर्स हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो तीसरा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ईटीसी, ये सब जो चीज है हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना भी फोर्स हो गया हमारे पास जिसकी वजह से वर्क डन जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सारा का सारा क्या होता है, वो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको बोलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ए फोर्स सेड टू बी, ए फोर्स said to be, a force said to be, a force said to be non-conservative, a force said to be non-conservative, a force said to be non-conservative when work done by non-conservative force, non-conservative force depend on path, है ना। नॉन कंजर्वेटिव व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा यहाँ पे होगा फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसके पाथ पे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे हम बोले कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है। अब इस पार्टिकल को हम लोग फोर्स लगा के ए से कहाँ लेके जाएंगे, बी से। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है, उसको ए से हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, ए से हम लोग बी पे ले जाएंगे। यानी इसको फोर्स लगा के ए से कहाँ लेके जाएंगे, बी पे, फिर यहाँ से लेंगे क्या, बी पे, ये ऐसे। यानी कहने का मतलब कि हम लोग इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है या इन्फिनाइट पार्ट हो सकता है, कहाँ से, ए से बी में ले जाने के लिए। ए से बी तक ले जाने के लिए इन्फिनाइट पाथ हो सकता है। हर एक पाथ के द्वारा क्या होता है, वर्क होता है। जैसे सपोज मान लिया कि हम यहाँ से गए ऐसे, है ना,
तो इसको लिखेंगे W1, इसको लिखेंगे W2, इसको लिखेंगे W3 और इसको लिखेंगे W4, इसको लिखेंगे W5, इसको लिखेंगे W6। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि वर्क डन ऑन 1 नॉट इक्वल टू वर्क डन 2 नॉट इक्वल टू वर्क डन 3। हो सकता है कि वर्क डन 3 और वर्क डन 5 हो सकता है, लेकिन हर एक पाथ के द्वारा वर्क डन बराबर नहीं होगा, विच इज नॉट इक्वल टू वर्क डन 5 विच इज नॉट इक्वल टू वर्क डन 6, है ना। किसी एक के कारण हो भी सकता है, किसी एक का कारण नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक पाथ में वर्क डन क्या होगा, वो जीरो माने इक्वल नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। इसका जो एग्जांपल देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव का, हमारे पास हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने देखा था फ्रिक्शन का फोर्स। हम लोग ने क्या देखा था, फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। यानी एग्जाम्पल अगर बोलें तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल में बोले फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। और उसके बाद से होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो होता है हमारा, विस्कस फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये एग्जांपल होता है ना। अब इसे मान लेते हैं, लेकिन अगर इस चीज का प्रूफ क्या है ना, हमको अगर प्रूफ करना चाहे कि आप हमें ये चीज प्रूफ करके बताओ कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो देखिए इसका हम आपके सामने प्रूफ लेके आ रहे हैं। देखिए प्रूफ क्या है ना। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ क्या है उस चीज को देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का प्रूफ लेके आते हैं ना। तो प्रूफ अगर लेके आना चाहे, यानी कंजर्व करने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स का लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए क्या है, हम ये चीज बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं एक हमारा वेज है जो कि फिक्स्ड है ना। मैं ये चीज बोलूंगा वेज हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये हमारा क्या है, स्मूथ। ये बोलेंगे फिक्स है, ये हमारा स्मूथ है, और ये हमारा क्या है, थीटा है ना। मैं बोलूँगा ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ये स्मूथ है, ये क्या है, थीटा है। अब मैं बोलूँगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ऐसा एम ब्लॉक है ना, क्या है, एम ब्लॉक, और ये एम ब्लॉक जो होता है ना वो ए पॉइंट से कहाँ आता है, ए पॉइंट से आता है बी पॉइंट तक। ए से कहाँ आएगा, ए से आएगा हमारा बी तक, ए से चल के कहाँ आता है, बी पे आता है। यानी कहने का मतलब है ये हमारा फिक्स है, ये हमारा क्या स्मूथ है, ए से चल के क्या आता है, बी पे आता है। और उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस, इसको हम लोग बोलते हैं एस, है ना। फिर अगर लिखा जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्यों, ग्रेविटी एक प्रकार से देखा जाए तो नॉन कंजर्वेटिव है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ग्रेविटी को निकाल के चेक कर लें कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा एस इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, यही होता है वर्क। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो फोर्स कितना होता है, तो इसके ऊपर फोर्स अगर देखेंगे हम, अगर कोई ऐसा जनरल पॉइंट बना ले, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इस पर अगर जनरल पॉइंट बना ले तो ये हमारा क्या है, एम है। तो ऐसे बोलेंगे क्या हमारा, ये होता है एम जी। एम जी हमारा क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है, एम जी का फोर्स। और ये देखेंगे तो ये हमारा क्या है, थीटा। एम जी का फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, थीटा है, तो ये हो गया एम जी। अब हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है, एस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और हम लोग लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये हमारा थीटा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, थीटा, ये है 90, तो ये हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, एम जी एस, है ना। इसके अलावा क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा। यानी अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब ये चीज़ देखिए कि वो यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन हम आपको क्या देखते हैं, इसका जादू देख लाते हैं। जादू क्या है उस चीज़ को देखिए। मान ले रही है हमारा कितना है, एस है, हमारा कितना है, एच है। अब मान ले रहे हैं कि ये जो हाइट हमारा क्या है, एच हाइट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एस, एच डिवाइडेड बाई एस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एच इज इक्वल टू एस साइन
थीटा, इसका मतलब है कि एस साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, एन साइन थीटा को लिख लेंगे एम जी, एस साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, एच से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे एच हमारा होता है, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। तो फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो जब वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है तो ये पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगना, मैंने कहने का मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां से वर्क स्टार्ट हुआ था, ये वो पॉइंट है जहां पे वर्क क्या होता है, रुक जाता है। यानी ये है वर्क का इनिशियल पॉइंट, ये है वर्क का फाइनल पॉइंट। और इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है। यानी कहने का तो फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ये। तो यहां से हमको देखिएगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि एच जो होगा हाइट ऑफ या फिर पोजीशन, या मैं लिखूंगा एच हमारा जो होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्लॉक, इसको लिखेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्लॉक, चेंज इन पोजीशन ऑफ ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में सिर्फ क्या होगा, वो चेंज होगा। एच क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होगा, पोटेंशियल का चेंज होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि वह mg के द्वारा जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देखिए ये पाथ है लेकिन इस पे एस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो उस चीज के लिए देखिए हम क्या बताते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको देखिए वो क्या होगा। यानी नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें या उसको हम प्रूफ करके पता है, तो देखिए हमको बताते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का अगर हम प्रूफ करना है तो कैसे देखेंगे। देखिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि एक हमारे पास ऐसा कोई प्लेट है ना, कुछ ये हमारा कुछ ऐसा एक प्लेट, ये हमारा कोई प्लेट है ना। उन्होंने देखा है, देखिए ये जो प्लेट है ना, प्लेट ये बेसिकली प्लेट देखा जाए तो ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कुछ ऐसे। ये देखिएगा ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन अब चूंकि हम तो ऐसे दिखला नहीं सकते हैं तो इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखला रहे हैं। समझ में आ रहा ना। यानी कहने का मतलब है कि वो है ऐसे, वो कुछ है ऐसे। लेकिन अब हम तो इसको ऐसे नहीं दिखला सकते, हमारे पास तो बोर्ड है। तो ये है 2D में, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखला रहे हैं। लेकिन वो क्या है, ऐसे। यानी नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है। यानी वो है ऐसे और वो है ऐसे, लेकिन हम उसको दिखला रहे हैं ऐसे, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं बोलना चाहें तो हम ये चीज बोल सकते हैं, ये हमारा L है और ये हमारा क्या है, कुछ ये L है और ये हमारा क्या मान लेते हैं, B है। ये है L, ये है हमारा B। अब हम सब ये चीज बोलेंगे कि ये सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, M ब्लॉक है। ये इसको बोलते हैं A पॉइंट, इसको बोलते हैं B पॉइंट, इसको बोलते हैं C पॉइंट, इसको बोलते हैं D पॉइंट, है ना। या फिर ABC, हाँ ठीक, इसको बोलते हैं D पॉइंट। अब अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए, कहा जाए कि ये जो प्लेट है ना, प्लेट हमारा वो क्या है, फ्रिक्शन रफ है। क्या है, प्लेट हमारा जो है वो क्या है, फ्रिक्शन है इसके अंदर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने के, देखिए कि ये जो हमारा प्लेट है वो क्या है, फ्रिक्शन वाला है, फ्रिक्शन लेस नहीं है। और इस ब्लॉक को अगर हम बोले कि यहाँ से उठाएं, यहाँ ले गए और फिर यहाँ से उठाएं, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ से उठाएं, यहाँ ले गए और फिर यहाँ से उठाएं यहाँ, फिर यहाँ से उठाएं यहाँ, फिर यहाँ से उठाएं यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यानी पूरा हम क्या करें, इसका चक्कर लगा दिए। यहाँ से उठा के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पूरा हम क्या करते हैं, घुमा दिए हैं। यानी ए से चल के हमारे पास क्या आता है, ए पे आता है, या फिर छोड़ दिए, ए पे छोड़ दिए, इसको भी आप छोड़ दिए, ए पे मत लिए। दूसरा क्या है, उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलेंगे कि अगर सपोज मतलब इस ब्लॉक को, है ना, इस ब्लॉक को ए से उठा के हम सी पे लेके जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं, ए से उठा के सी पे लेके जाते हैं।
3 डिफरेंट पाथ की वजह से। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या है, ये हमारा है प्लेट, ये क्या है प्लेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये होता है कि जी हमारा क्या है अंदर के तरफ है। उसके बाद से बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास जो होगा हमारा वो क्या है m, इफ ब्लॉक प्लेस A टू C, A से हमें कहाँ जाना है, लेके जाना है C पे, इन 3 डिफरेंट पार्ट, इन 3 डिफरेंट पाथ। इन्होंने बोला है इन A से कहाँ लेके जाना है, A से C पे लेके जाना है, इन 3 डिफरेंट पाथ। वो कौन कौन सा पाथ होता है, तो वो होता है A से कहाँ चल जाओ B पे, B से कहाँ चल जाओ C पे, ये फर्स्ट पाथ हो गया। फिर सेकेंड पाथ हमारा देखिएगा तो वो क्या होगा, वो होता है A से D और फिर D से कहाँ जाएगा C। और थर्ड पार्ट में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, वो होगा A से C पे, कहाँ से चला जाएगा A से C पे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 डिफरेंट हमारे पास पाथ होता है, A से B पे जा सकते हैं, A से B पे, B से C पे, फिर A से D पे, फिर C पे, और फिर डायरेक्ट हम जा सकते हैं A से C पे। यानी कहने का मतलब है कि A से C पे जाने का डिफरेंट पाथ हमारे पास हो सकता है। और तीनों डिफरेंट पार्ट से अगर हम लोग वर्क निकालें, है ना, यानी कहने का मतलब है एक नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि तीनों पार्ट से आप वर्क निकाल लीजिए, अगर वर्क सेम आएगा तो कंजर्वेटिव, अगर वर्क सेम नहीं आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं वर्क डन इन ए बी सी ये वाले पाथ में। तो हमको पता है कि ए बी सी निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन ए बी निकाल लो और फिर वर्क डन बी सी निकाल दो, यानी इसका वर्क फिर इसका वर्क दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अब देखिए ए बी, अब वर्क निकालने के लिए किसका वर्क निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो किसका होगा, फ्रिक्शन का होगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें फ्रिक्शन का फोर्स तो पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो चीज़ देखिएगा, फ्रिक्शन का फोर्स हमारा म्यू इंटू एन होता है। और यहाँ पे देखिएगा अगर वो हॉरिजेंटल पे रखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ऐसा है, वो ऐसे रखा हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो पहले ऐसे जाके फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाके ऐसे जाते हैं, एक बार ऐसे जाते हैं, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे वो ब्लॉक रखा है, यहाँ से ऐसे डुगरा के ऐसे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स हमारा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि एन को रिप्लेस कर देंगे किससे, mg से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि mg और n क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम a से b लेके जाते हैं, तो a से b लेके जाएंगे तो फोर्स हमारा कितना है, mg। अब चूंकि हम लेके इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में। अरे प्लेन के हम लोग ऐसे घुसका रहे हैं, प्लेन को ऐसे घुसका रहे हैं, तो प्लेन के ऊपर कहाँ लगेगा, प्लेन के मैंने ऐसे है तो हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, तो प्लेन जो होता है उसके ऊपर कहाँ लगाएगा, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे देखिए कि फोर्स है इधर और डिस्प्लेसमेंट है इधर, यानी माइनस में जो होगा वो क्या होगा, फोर्स म्यू एम जी, और यहाँ से जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना एल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो प्लस, अब मैं लेके जाएंगे बी से सी, तो बी से सी पे लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ काम करेगा, नीचे, वो कितना है म्यू एम जी। और यहाँ से यहाँ जाने में जो लेंथ होता है वो कितना होता है, बी, माइनस में हो गया। क्यों माइनस में, इसलिए हुआ है क्योंकि जा तो कहाँ रहा, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस में म्यू एम जी एल माइनस में म्यू एम जी बी, ये हमारे पास आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी या माइनस में म्यू एम जी एल प्लस में बी, ये हमारा किसका हो गया, ए से बी पार्ट में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग दूसरा पाथ चुन लेते हैं। अब हम लोग कौन पाथ चुनेंगे, तो अब हम लोग पाथ चुनेंगे कौन सा, ए से डी और फिर डी से सी चुन लेंगे। कितना चुन लेंगे, ए से सी। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्क डन जो होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो वर्क डन होगा हमारा ए से डी और फिर डी से सी, यानी वर्क डन ए से डी और फिर डी से सी, ये चीज़ हम लोग वर्क डन चुन लेंगे। तो हमको पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स तो जो क्या होता है सबके पे सेम लगेगा। तो मैं जब जाऊंगा कहाँ, ए से डी, ए से डी, ए से डी अगर हम ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ लगता है, नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। तो जो फ्रिक्शन लगता है उसका वैल्यू कितना है, म्यू एम जी,
और ये हमारा कितना है, लेंथ हमारा b, और यहाँ का लगा देंगे माइनस में म्यू एम जी बी, ये चीज़ अपने पास हो गया। फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, आगे के डायरेक्शन में, तो लिखेंगे माइनस में म्यू एम जी, और वो कितना हो एल, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, माइनस में म्यू एम जी बी, म्यू एम जी बी प्लस में एल। यहाँ पे देखिए ये वाला वर्क और ये वाला वर्क क्या आ गया, दोनों सेम। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है या नहीं है वो अभी डिसाइड नहीं होगा। मैं आपको क्या बोला था कि नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए, हर एक कंजर्वेटिव होने के लिए हर एक पाथ से क्या हो, सेम हो। किसी एक पार्ट से हो सकता है दो पाथ के इक्वल आ जाए, लेकिन तीसरा चौथा क्या हो जाता है, बराबर ना है। तो ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ जाने में इन दोनों से पाथ देखेंगे और इन दोनों से पार्ट देखेंगे तो दोनों क्या आता है, सेम होता है। अगर हमारा ए से सी भी अगर सेम आ जाता है तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव। अगर नहीं आता है तो नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि किसी भी एक भी पाथ से अगर वर्क बराबर नहीं आया तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। हर एक पाथ से क्या होना चाहिए, वर्क बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से कहाँ जाएंगे, सी पे, तो हम लिखेंगे वर्क जो होगा वो कहाँ होगा, ए से सी पे। तो वो ए से सी पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा होगा पाथ। तो अगर हम बोलेंगे तो हमको पता है कि इसका फोर्स कितना है, म्यू, इसका फोर्स अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, म्यू एम जी, माइनस में क्या होगा, म्यू एम जी। क्यों माइनस में, इसलिए माइनस में क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। ये हम लोग कैसे लिखाएंगे, तो रूट के अंदर पाइथागोरस एल का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी का स्क्वायर। अरे यही है ना, ये हमको चाहिए, ये राइट एंगल है। तो पाइथागोरस क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। रूट के अंदर अगर देखें तो परपेंडिकुलर और बेस का दोनों का क्या होगा, स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए और फिर हमें बताइए कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो आंसर इज नॉन कंजर्वेटिव। क्यों, क्योंकि देखिए दो पार्ट में हमारा क्या हो रहा है, इस पार्ट में और इस पार्ट में। देखिए इस पार्ट में देखेंगे तो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन इस पार्ट में इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन हर एक पार्ट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, उसका प्रूफ हो गया, उसका एग्जांपल हो गया, ये सब हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्स अगर आपको दिया रहे और आपसे पूछे दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, तो अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम पानी पी लें। अभी रात के बज रहे हैं 1:30, हो रहा है शूटिंग। करना है मेहनत जी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी अपना भी दिन आएगा। अपना क्या मन, देखो कहने का मतलब है कि जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ ना, कि जीवन में काम करते रहो, है ना। क्या मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं होता है ना। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा बात, कि एक दिन हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, है ना, रात को। तो मैंने एक वीडियो को बनाया, है ना। अब सबसे पहली बात है कि उस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, उस वीडियो को हम बना रहे थे। तो सबसे पहली बार उसका मटेरियल तैयार किए, मटेरियल तैयार करने के बाद से फिर उसको हम लोग क्या किए, उसके बाद से उसको हम अच्छा से पढ़े, फिर उसके ऊपर आके हम समझा रहे थे। हम उसको समझा रहे थे, उसके बाद से देखें क्या कि जैसे उसको पढ़ा उड़ा के पूरा एकदम तैयार हो गया पूरा मटेरियल, है ना। लेकिन हम जब से उसको पढ़ाने गए तो बीच में हम लोग देख रहे थे क्या कि जब उसको देखने गए कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो कैमरा बंद हो गया था। फिर हम क्या किए कि कैमरा को स्टार्ट किए, फिर बनाना स्टार्ट किए, फिर देखे तो फिर कैमरा क्या हो रहा, चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद से जब हम इसको बना लिए पूरा वीडियो, फिर हम उसमें ये चीज़ देखे थे ना कि जैसे उसको बना के उसको एडिटिंग किए, मैंने थोड़ा पार्ट काट के जैसे हम उसको एडिटिंग किए थे तो हमसे ही वो डिलीट हो गया था। अब तुम ये सोचो कि जो इंसान पूरा दिन पूरा रात लग के सिर्फ एक लेक्चर बनाना चाह रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था, उसके हाथ में सब कुछ, मैंने कहा ना ये जो इंसान के हाथ में है, मेरे हाथ में है, मैं सब कर रहा था, लेकिन फिर भी हमसे वो वीडियो नहीं बन पाया। उस दिन हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जो तुम्हारे हाथ में है उसमें पूरा दिन पूरा रात लग गया सिर्फ 1 घंटा के लिए।
तो ये चीज़ बताओ कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। इसीलिए पेशेंस है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। अब जो चीज़ हमारे हाथ में होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है। जैसे जेई मेन जेई एडवांस जो होता है, ये चीज़ हमारे हाथ में है, लेकिन एक अगर इसमें ये चीज़ देखा जाए तो हम लोग एग्जाम देते हैं, चीज़ देते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसा होता है जो एक्सटर्नल भी डिपेंड करता है। इसलिए हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में उसमें इतना टाइम लगता है, तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसमें तो डेफिनेटली टाइम लगता ही लगता है। इसलिए पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। चाहे दुनिया के कोई सा भी फील्ड हो, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है ना। जैसे हम ही बना रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हो सकता है सक्सेस मिले ना मिले, है ना, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक उम्मीद होता है इंसान का कि हाँ आज नहीं तो कल परसों जब भी हो, मन अगर हमारे अंदर वो कला होगा, है ना, या हमारे कलम में उतनी ताकत होगी, तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है ना जो हमें रोक दे आगे बढ़ने से। लेकिन वही फर्क है ना कि हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सोचो जो चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है उसमें कितना वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारी चीज़ नहीं है, उसको अगर हम करना चाहें तो कितना वक्त लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए आपको क्या करना है, पेशेंस रख के काम करना है। जीवन में इंसान काम ही कर सकता है, कब होगा ना होगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। जो इंसान ये चीज़ सोच ले कि हमको आज हो जाए कल हो जाए, फिर वो शायद ही माने सुखी रह पाएगा, है ना। मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए कब होगा ना होगा कोई बता ही नहीं सकता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकता है ना। वो कह सकता है कि हाँ ठीक है काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा उसका कोई दावा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस सब चीज़ों के लिए, है ना। बाकी तो ठीक है, काम इंसान कर रहा है, किसी को भी काम ही करना चाहिए, है ना। का होगा का ना होगा वो तो अलग सी बातें हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि F इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू, बोलता है 3I प्लस में 4J प्लस में 5K, है ना। सिंपल सा फोर्स बोला है। इफ फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट। मैंने उन्होंने बोला है F इज इक्वल टू 3I प्लस में 4J प्लस में 5K, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट। ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है वो चीज हमें बताना है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होना ना होना हम लोग के लिए क्या है, हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर वो पाथ उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए हम इसका वर्क निकाल लेंगे। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड किया तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब है वर्क इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा एस इंटू क्या होगा, cos थीटा। या फिर ऐसे लिखो इसमें, है ना, ऐसे। ये तो आई के जे के में तो F डॉट ds है ना, तो मैं लिख सकता हूँ F की जगह पे क्या लिखेंगे, 3I प्लस में कितना होगा 4J प्लस में कितना होगा 5K इंटू ds देखा जाए तो dxi प्लस में dyj प्लस में dz के, ये चीज़ अपने पास आ गया। अब 3 और ये देखिए 3I इंटू डी एक्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, I को I से करेंगे क्योंकि J से करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो I को I से करते हैं तो ये हमारा कितना होगा 3 इंटू डी एक्स प्लस में कितना 4 इंटू डी वाई प्लस में कितना होगा 5 इंटू डी जेड। ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या लिख सकते हैं, वर्क। अब हम जो वर्क निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या होगा, हम लोग निकालेंगे 0 से, मान लेते हैं क्या x1 से x2, है ना, x1 से नहीं y1 से y2, y3 से y4, है ना, y3 से y नहीं x1 से x2 और y1 से y2, है ना, फिर z1 से z2, z1 से z2। ये चीज़ अपने पास हो गया। तो हम देखेंगे कांस्टेंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हमारा निकल जाएगा बाहर। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो dx का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा वो होगा x, है ना, x इनिशियल से x फाइनल, फिर प्लस में क्या होगा 4 तो बाहर निकल जाएगा y इंटू x इनिशियल से x
फाइनल, यानी x1 से x2, है ना, x1 से x2, फिर प्लस में क्या होगा 5 तो बाहर निकल गया, z होगा हमारा होगा, तो क्या होगा z1 से z2, तो यहाँ से देखेंगे 3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस में y, प्लस में कितना होगा 4 इंटू डेल्टा वाई, प्लस में क्या होगा 5 इंटू डेल्टा जेड। यहाँ से ये चीज़ देखिएगा, ये हमारा क्या है वर्क है। अब यहाँ पे देखिएगा वर्क जो होगा इनिशियल और फाइनल, ये हमारा क्या है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम आपको दिखलाते हैं ये क्यों इसको हम लोग बोल रहे हैं कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमको ये चीज़ पता है क्या कि हमको क्या पता है कि देखिए हम ये चीज़ बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस टाइप से है, ये हमारा क्या है y एक्सिस और ये हमारा क्या है x एक्सिस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यानी ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा क्या है B पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम डिफरेंट पार्ट से जाते हैं, ये यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए और फिर यहाँ से गए, फिर हम यहाँ से गए या फिर हम यहाँ से गए, फिर हम यहाँ से गए, यानी आप कहीं से जाओ तो इसको अगर हम लोग इस पॉइंट को बोलेंगे x कॉमा y कॉमा जेड, यानी 1 1 1 हो गया, और इसको बोलेंगे x कॉमा y कॉमा जेड कॉमा 2 2 2 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि हम किसी भी पाथ से जाएं, हम इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं, इस पाथ से, या किसी भी पाथ से जाएं, हमारा क्या होता है ये है इनिशियल पॉइंट और ये क्या है फाइनल पॉइंट। ये देखिए ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल और ये फाइनल। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पे, क्योंकि ये है इनिशियल ये है फाइनल, इसी चीज पे तो डिपेंड कर रहा है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैं लिख सकता हूं का दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव force. This force is conservative force because it depend on initial and final पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फिर उन्होंने बोला है कि इफ सपोज मान लेते हैं f इज इक्वल टू है ना एक्स आई वाई जे प्लस में क्या होगा जेड के, ये चीज है। इफ f इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है वो चीज हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या है वर्क डन निकाल दो, अगर इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा तो कंजर्वेटिव, अगर इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो कर लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू अगर हम लोग बोले वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट ds, यही होगा हमारा dw इज इक्वल टू। तो अब मैं लिखूंगा कि f के जगह पे कितना है हमारा x i प्लस में कितना होगा y j प्लस में कितना होगा z k, और कितना होगा dx के जगह पे लिखेंगे dx i dy j प्लस में dz k, ये चीज अपने पास आ गया। अरे है कि नहीं है? तो वर्क इज इक्वल टू अगर हम लोग बोलना चाहें तो dw इज इक्वल टू वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा x, i को i के साथ करेंगे, क्यों? क्योंकि j और k के साथ करेंगे तो क्या होगा 0, और i के i से करेंगे तो क्या होगा i का i इंटू आई करते हैं, तो i इंटू आई करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। क्यों? cos का 0 होता है 0, यानी cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या होगा dx प्लस में कितना होगा y इंटू dy प्लस में कितना होगा z इंटू dz, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल, है ना, z इनिशियल से z फाइनल, है ना, z इनिशियल से z फाइनल, यानी ये हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं।
है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि W इज इक्वल टू अगर हम लोग बोले तो x इंटू डी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर एक बढ़ जाता है और एक घट जाता है। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक पावर बढ़ जाएगा उसका नीचे आ जाता है ना। कहाँ से x1 से x2 पे प्लस में, है ना, y प्लस में करेंगे तो कितना होगा वाई स्क्वायर बाई 2। कहाँ से x y1 से y2 प्लस में कितना होता है z स्क्वायर बाई 2, कितना होगा z1 से z2। ये चीज़ हमें समझ में आ रहा। तो W इज इक्वल टू अगर हम लोग बोले तो x2 का स्क्वायर, नहीं, हाँ ठीक। तो यहाँ से देखेगा कि अब मैं बोलूँगा 1/2, है ना, वो कितना होगा एक्स स्क्वायर, x है ना, x इनिशियल से x फाइनल प्लस में 1/2, है ना, y1 से y2, फिर क्या होगा 1/2, है ना, z स्क्वायर का होगा z इनिशियल से z2। तो यहाँ पे देखिएगा कि x1 x2 यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये है x1 ये है x2, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये इनिशियल और ये फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोल सकता है दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज हमें समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कंजर्वेटिव है या नहीं है। देखिए कैसे, मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू एक्स, इफ फोर्स इज इक्वल टू वाई आई और प्लस में क्या होगा एक्स जे। समझ में, अब थोड़ा उल्टा हो गया, है ना, क्या कि एक्स के साथ क्या है, एक्स में वाई है और वाई में क्या है एक्स है ना, कुछ उल्टा टाइप का। फिर उन्होंने बोला है दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, वो चीज हमें पता लगाना है। तो अब ये चीज देखिए कि हमें पता लगाना है कंजर्वेटिव है या नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। अगर वर्क पाथ पे डिपेंड किया तो कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं यहां से लिख लूंगा क्या कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू एफ डॉट डी एस, है ना। तो F का वैल्यू हमारे पास कितना होगा एक्स आई प्लस में कितना होगा एक्स जे इंटू करेंगे हम लोग क्या इंटू डी एस। तो डी एस कितना होगा डी एक्स आई प्लस में डी वाई जे, ये हमें समझ में आ गया। तो इसको इससे करेंगे तो y इंटू डी एक्स प्लस में कितना होगा x इंटू डी वाई, ये चीज़ अपने पास होगी। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, लेकिन हम करेंगे कैसे, ये हमारा y है और ये हमारा x है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो हम तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं इसको कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ये कितना होता है y इंटू डी एक्स प्लस में कितना होगा x इंटू डी वाई, ये चीज़ अपने पास है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचो कैसे करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब समझिएगा। हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इसको अगर सॉल्व करना है तो एक ट्रिक लगा लेते हैं, क्या कि मैं बोलूँगा क्या कि z इज इक्वल टू मान लेते हैं x इंटू वाई, है ना। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ इंटीग्रेशन देखते नहीं किए हैं, क्योंकि ये क्या है y और ये क्या है x का फंक्शन दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, और इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, है ना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो डी जेड बाई डी टी किसी के एक के रिस्पेक्ट में, हमें पता है कि यहाँ पे देखेंगे तो दो वेरिएबल x और y, जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में होता है तो x को छोड़ देंगे और दूसरे को कर देंगे, और फिर जिसको छोड़े हैं उसको डिफ्रेंशिएट
कर देंगे और जिसको नहीं किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dt से dt कट गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि dz इज इक्वल टू एक्स dy प्लस में क्या होगा y इंटू डी एक्स। इसको देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, y dx एक्स डी वाई, इसका मतलब है इन सारी जगहों पे हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, डी जेड को पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेंगे। हमें पता है क्या, हमें पता है ये हमारा क्या होगा z1 और ये हमारा क्या होगा z2। तो अब यहाँ पे देखिए कि z1 और z2 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि z1 बोलेंगे तो क्या होगा x1 y1 है ना, z2 देखेंगे तो कितना होगा x2 y2। इसका मतलब है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, x1 y1 और यहाँ से लिखेंगे क्या x2 y2। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू हमारा होगा dz के जगह पे क्या होगा z x y1 1 और ये कितना होगा x2 y2। ये चीज हमको समझ में आ रहा। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिए ये है इनिशियल और ये है क्या है फाइनल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। तो जब भी फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो अब सारा हम लोग तो कंजर्वेटिव ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि सब फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा क्या। तो अब देखिए उसका हम लोग अगला वर्जन लेके आते हैं जिसमें वो चीज देखिएगा आप, कुछ अलग दिखेगा आपको। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे नैना की बात है ना। अब लिख देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ, अब जो फोर्स हो F इज इक्वल टू है ना, बोलता है एक्स वाई आई प्लस में वाई का स्क्वायर जे, ये चीज अपने पास है ना, समझ में आया। क्या बोलता है, इफ F इज इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस में वाई स्क्वायर जे, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव या नॉट। ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है वो चीज हमें देखना है। अब उसको कैसे देखेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर ये पाथ पे डिपेंड करेगा तो कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो वो चीज हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ डॉट डी एस। एफ हमारा कौन है, ये एक्स वाई आई प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर जे इंटू कितना होगा डी एक्स बाई डी एक्स आई प्लस में क्या होगा डी वाई जे। तो अब हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू है ना, आई वाले को वाई के साथ, जे वाले को जे के साथ। तो मैं लिखूंगा एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। अब जैसे हम लिखेंगे x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल। अब हमें ये चीज़ देखिएगा कि अगर मैं बोलूँगा क्या कि x इनिशियल से x फाइनल, अब x है y है और ये क्या है dx है, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो dx है लेकिन इसके साथ y है और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है। तो यहाँ से हम लोग लिख के सकते हैं क्या कि y का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब होता है ना। कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2 तक। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा क्या एक्स वाई इंटू डी एक्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल एक्स एन वाई इंटू डी एक्स प्लस में कितना लगेंगे, हम लिखेंगे क्या कि इसका पॉसिबल 1/3 है ना y का क्यूब, तो y2 क्यूब माइनस में y1 क्यूब। ये चीज़ हमें समझ में आ रहा। तो यहाँ से देखिए दिस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल है ना, नॉट परफॉर्म बोल लेंगे कि दिस इंटीग्रेशन, मैं लिखूंगा क्या कि दिस इंटीग्रेशन इज नॉट परफॉर्म, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट परफॉर्म, सो
नॉट परफॉर्म विदाउट एक्स एंड वाई रिलेशन। एक्स वाई रिलेशन क्यों? क्योंकि सपोज मान लो एक्स वाई का रिलेशन रहेगा तो हम क्या करें, वाई के जगह पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे। जैसे सपोज मान लो वाई इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर, तो इस वाई के जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे कि नहीं रिप्लेस कर देंगे। तो विदाउट इसके रिलेशन का हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और रिलेशन ही हमें क्या बताता है कि ये पाथ से डिपेंड कर रहा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशन अगर आ गया तो किस पे डिपेंड कर रहा? पाथ पे डिपेंड कर रहा। तो दिस फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिखेंगे क्या? दिस फोर्स is not non-conservative force, non-conservative force because it depend on path, because is depend on the path पे डिपेंड करता है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया। लेकिन ये जो ठीक है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, यानी कहने का मतलब कि जब भी आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन करोगे या अच्छा मॉड्यूल लगाओगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को देखिए, हम आपको वो करके बता रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या होता है ना, वो क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना। क्वेश्चन सिंपल सा ही लेते हैं, मान लेते हैं कि f इज इक्वल टू, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। आप इसको करने का क्या अप्रोच है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कि एफ इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे ये क्या होगा, एक्स वाई आई कैप, है ना, जो पहले लिए थे वही ले लेते हैं, इंटू जे कैप। इफ इतना इतना, है ना, उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय this force, find the work done by this force in three different path, in three different path, थ्री डिफरेंट पाथ। वो पाथ क्या है उस चीज को देखिए। हम ये चीज लिखेंगे क्या कि ये हम सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना। वो हमारा वाई एक्सिस है, हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है। उन्होंने ये बोला है कि अगर हम 0,0 मान ले, कितना मान ले, 0,0। क्यों? क्योंकि ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये कितना 0,0 है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, जो कि 2,3 पे है, जो कि 2,3 पे है ना, कुछ लाइक दैट ऐसे, है ना। मैं बोलूंगा कि ये हमारा ए है और ये हमारा मान लेते हैं सी। ये सपोज मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है और ये क्या है, डी है। उन्होंने ये चीज बोला है कि हमें ए से सी पे जाना है। कहाँ जाना है? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन थ्री डिफरेंट पार्ट, है ना, इन थ्री डिफरेंट पार्ट। कौन कौन से पार्ट से हमको जाना? कहाँ? ए टू बी। हमें जाना कहाँ है? गोइंग टू ए टू बी, गोइंग ए टू बी, ए टू बी, ए से बी पे जाना, डिफरेंट पार्ट से। पहला पाथ हमारा क्या होगा? पहला पाथ होगा ए से बी, फिर बी से सी, यानी कहाँ जाएंगे, ए से बी और फिर कहाँ जाएंगे, बी से सी। और जो दूसरा पाथ होगा हमारा कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ए से डी, ए से डी जाएंगे और फिर डी से कहाँ जाएंगे, सी। और फिर थर्ड पार्ट जो होगा वो चीज़ देखिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे उसको ए से सी, ए से कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे, है ना। तो इन थ्री डिफरेंट पाथ में जाएंगे तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका वर्क निकालना है। अब उस चीज़ को देखिए कैसे हम लोग वर्क को निकालते हैं, है ना। तो पहली बात है कि हमें डिफरेंट पार्ट में जाना है। तो सबसे पहली बात हम किसको कंसीडर कर लेते हैं? हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, यानी वर्क डन जो होगा वो ए और बी और सी। अब हम ए बी सी पे जाएंगे, यहाँ से ए बी और सी पे जाएंगे। हम इस वर्क को कैसे जाएंगे उस चीज़ को देखो। हम आपको ये चीज़ बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ से वर्क अलग निकालो और फिर यहाँ से वर्क अलग निकालो और दोनों को क्या कर दो, ऐड, क्योंकि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि वर्क हमारा होगा ए से कहाँ जाएंगे, बी पे, और फिर कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे वर्क बी से
सी पे, ऐसा। अब हमें निकालना है वर्क, तो वर्क अगर हम ए से सी पे जाएंगे तो हमें क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स हमारा क्या है, हमारा जो फोर्स होगा इसका वर्क लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस, प्लस में क्या होगा एफ डॉट डी एस। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लो, तो इसको लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस में वाई स्क्वायर जे, है ना, ये चीज़ हमारा हो गया, है ना। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर उसके बाद से आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, एफ फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, फोर्स के जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर आई प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर जे, है ना। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो dx के जगह पे देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा ds, तो ds हमारा क्या होगा यहाँ से, यानी x एक्सिस में होगा dx, और यहाँ पे जाएंगे तो कितना होगा dy में होगा, ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसको करते हैं आगे इंटीग्रेशन, है ना, ये चीज़ है। या फिर ए से बी एफ डॉट डी एस, है ना, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिए क्या वर्क डन हमको ए बी प्लस में वर्क डन बी और सी, वे किसके बराबर होगा, एफ डॉट डी एस के बराबर होगा, है ना। तो वो होगा एफ डॉट डी एस के बराबर, यानी वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, फोर्स लगाएंगे और डिस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स हमारा कितना है, फोर्स हमारा ये है एक्स वाई आई प्लस में क्या होगा वाई स्क्वायर जे, ये चीज़ हमारे पास हो गए, है ना। और इनके पास क्या होगा ds का डिस्प्लेसमेंट, तो ds को अगर हम लोग आगे लिखना चाहेंगे एक्स वाई आई प्लस में वाई स्क्वायर जे, है ना। ds को देखेंगे तो क्या होगा एक्स आई प्लस में वाई जे, ये चीज़ हमको हो गया। तो अब x को x के साथ, है ना, तो इसको लिखेंगे क्या होगा एक्स वाई डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हमें ये चीज़ देखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ वर्क निकालना है। तो ये हमारा क्या होगा वर्क, ये होगा वर्क, ये होगा वर्क। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ऐसे। अब ये चीज़ देखिए कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हम इसका कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये है x और ये है y, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका देखिए, हम क्या करेंगे कि हम सिंपल सा लिखेंगे वर्क डन जो होगा वो हम क्या लिखेंगे a से b, a से कहाँ जाएंगे b, हम लोग लिखते हैं a से b पे आ जाते हैं, क्या करते हैं a से b पे आएंगे, यानी पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको लिख लेंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा कि जब हम a से b में आ जाते हैं, तो जब हम लिखेंगे कि व्हेन वर्क निकालेंगे a to b में अगर जाएंगे तो हमारा देखेंगे तो x एक्सिस में देखेंगे a से b में जाएंगे तो y कितना जीरो होता है, यानी कहने का मतलब y का वैल्यू कितना होगा जीरो। क्यों, क्योंकि हम a से b पे जाते हैं तो y के हम लोग एक्सिस के ऊपर जाते ही नहीं है, माने हम इसके ऊपर ही नहीं जा रहे हैं, ये जीरो पे है इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कि y में कोई चेंजेस नहीं होगा, y का वैल्यू क्या होगा जीरो। अब हम बोले जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो dy भी चेंज नहीं हो रहा, अरे कितना हो रहा है dy भी हमारा चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तब तो चेंज हो रहा है, इसके ऊपर तो हम तो जा ही नहीं रहे, इसलिए dy भी हमारा कितना होगा जीरो, तो y भी जीरो होगा dy भी जीरो होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किस में चल रहे हैं x एक्सिस में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हमारा कि ये भी जीरो और ये भी जीरो, इसका मतलब कि वर्क ए बी जो होगा वो हमारा क्या होगा जीरो आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं वर्क ए सी, यानी कितने में जाएंगे वर्क डन बी और सी में जाएंगे, वर्क डन किस में जाएंगे बी और सी में, यानी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर हम इसी चीज़ को लगाएंगे इंटीग्रेशन, कितना इंटीग्रेशन लगाएंगे एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस में कितना वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यही है ना हमारा वर्क का, तो यही बेसिक फार्मूला हो, है ना। जहाँ जहाँ आपको लगाना हो वहाँ पे लगा दीजिए। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक चीज़ देखो कि dx में कितना का चेंज आएगा, तो dx में जीरो का चेंज आएगा। क्यों, फिर से देखिए जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक x का वैल्यू फिक्स है। अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो x का वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा है, x का वैल्यू कब चेंज होगा, या तो हम इधर जाएंगे या तो हम इधर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा dx यहाँ पे कितना होगा, तो dx हमारे यहाँ पे कितना होगा जीरो, इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्यों, इसलिए
क्योंकि हम तो इसके ऊपर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि dx कब चेंज होगा, ना हम इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो x में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, x का एक फिक्स वैल्यू है जो कि 2 है ना। लेकिन हमारे पास ये कितना है, dx है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यही बच जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 3, तो 0 से कहाँ जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 3, क्योंकि हम a से c जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, a से नहीं, हम b से c जा रहे हैं, तो पहला b कहाँ था 0, y का है, अब कहाँ हो रहा 3, तो 0 से कहाँ लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, कि यहाँ से हम लिखेंगे y क्यूब बाई 3, y क्यूब बाई 3, 0 to 3, 0 to 3। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे हम, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या 1/3, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 0, तो x हो यहाँ से कट गया, तो ये कितना बच गया हमारा 9, कितना बच गया 9, तो 9 हमारा क्या है, 9 हमारा अगर देखेंगे तो हमारा आता है जूल। तो अब मैं लिख लूँगा क्या, कि वर्क डन कहाँ से, a b और c, तो वर्क डन क्या होगा a b है ना, प्लस में वर्क डन b और c, तो ये वाला हमारा कितना था 0 और ये वाला कितना हो रहा 9। ये इसका मतलब ये है कि वर्क डन a और b और c में जाएंगे, यानी यहाँ से वर्क डन देखेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमारा वर्क कितना होगा 9 जूल होगा। तो हम यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं क्या, कि वर्क डन a b और c जाते हैं तो 9 जूल होता है ना, 9 का जूल होता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ये चीज़ हो गया, अब हम जाएंगे कहाँ, a से d और फिर d से c, ठीक, इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो जाएंगे कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे कहाँ से, वर्क डन a से d और फिर d से c, यानी वर्क डन देखेंगे तो a से d फिर वर्क डन d से c, ये चीज़ हमको निकालना है। लेकिन बेसिक वर्क अगर हम लोग देखें तो वो हमारा कितना होता है f डॉट ds, f का वैल्यू हमारा कितना है, देखिए ये f का वैल्यू x y i प्लस में y स्क्वायर j इंटू डी एस, है ना। अब ds के जगह पे क्या लिखेंगे, ds के जगह पे लिखेंगे dxi प्लस में dy j, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो वर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होगा x y i को y से करें तो कितना होगा dx प्लस में कितना हो जाएगा y स्क्वायर इंटू dy, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है, ये चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारा वर्क, अगर हम लोग निकालना चाहें वर्क डन a और d, तो वर्क डन a और d निकालेंगे, तो देखिए a और d, तो यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू है 0 और dx भी क्या है हमारा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, हम अगर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तब तो x में चेंज होगा, हम तो x में जा ही नहीं रहे, तो x में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे वर्क डन का a टू d, तो हमारे पास यहाँ देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, अरे कितना होगा x y dx प्लस में y स्क्वायर इंटू dy, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 0, है ना। तो वर्क डन अगर हम लोग a और d देखेंगे, a और d, तो वो हमारा कितना होगा y स्क्वायर इंटू dy, कहाँ से कहाँ तक, 0 से जाएंगे कहाँ तक 3 तक, ये है 0 और ये क्या है 3, तो 0 से कहाँ जाएंगे 3 तक जाएंगे, तो वर्क डन जो होगा a और d विच इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई, है ना, एक बढ़ जाएगा 3/3, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3, तो ये कितना आ जाएगा 9 जूल के बराबर। लेकिन हमें यहाँ नहीं, हमें तो इसके बाद से क्या ना d और c भी निकालना है, तो हम लोग क्या निकालते हैं d और c भी हम लोग निकालते हैं। तो देखिए d और c हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अब निकालेंगे क्या वर्क डन, अगर मैं बोलूँ हमको क्या निकालना है, वर्क डन हम निकालेंगे c और d से c, d से कहाँ जाएंगे c पे, तो d से अगर हम लोग c निकालेंगे तो उसको कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देखिए, d से c, तो फोर्स हमारा ये चीज़ देखिएगा, ये वाला हमारा वर्क, हाँ ये, तो वो हमारा कितना होगा x y dx प्लस में कितना होगा y स्क्वायर इंटू dx y इंटू डी वाई। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जब हम वहाँ से वहाँ जाएंगे तो कि हम अगर वहाँ से जाएंगे तो dy कितना होगा 0,
है ना, क्योंकि dy में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? dy में कब चेंज होगा? जब इसके ऊपर जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तब dy में चेंज होगा, इसके नीचे जाएंगे तब dy में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट के इधर जा रहे हैं तो सिर्फ x में चेंज हो रहा है, dy में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया मेरा 0। तो मैं लिखूंगा क्या? वर्क डन dc विच इज इक्वल टू, है ना, विच इज इक्वल टू अगर बोले तो ये हमारा हो गया 0। लेकिन अब हमें क्या निकालना? एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डी एक्स में चेंज हो रहा है ना, dx में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो y का एक फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ y इज इक्वल टू कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो y का क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, 3 हमारा y का फिक्स वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन dc जो होगा हमारा x, तो ठीक है x तो हमारा x ही रहेगा, y की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक। क्यों? इनिशियल पॉइंट ये है और यहाँ पर जा रहे हैं तो 0 से 2 तक जा रहे हैं। तो वर्क डन अगर बोले तो कितना होगा? dc, है ना, 3 तो बाहर निकल गया तो वो कितना होगा? अगर मैं बोलूंगा कि x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ तक? 0 से 2। तो अब मैं लिखूंगा 3 हमारा हो गया, है ना, x का क्या होगा? क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3, 0 to 2। तो अब मैं बोलूंगा क्या होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 2, है ना, तो 3, तो 3/2, है ना, 2 इंटू 2, तो वो कितना होगा? ये कितना हो गया? 6 जूल। कितना आया हमारा? ये आता हमारा 6 जूल। तो टोटल हमारे पास कितना होगा? तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जब हम D से C पे जाते हैं, D से C पे जाते हैं, है ना, जब हम A से D पे जाते हैं तो वो हम कहाँ निकालें? हाँ, A से D पे जाएंगे तो कितना आ रहा? 9। और फिर हम कहाँ रहे? D से C पे जाएंगे तो कितना आ रहा? 6 आ रहा। इसका मतलब अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें, यानी कहने का मतलब है कि वर्क डन अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें, कहाँ से? A से D, है ना, फिर हम कहाँ जाएंगे? A से D और C, तो हमारे पास कितना होगा? वर्क डन A D प्लस में कितना होगा? D और C, तो ये कितना है? 9, ये कितना है? 6, तो ये कितना होगा? 15 जूल। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो कितना जाते हैं? 50 जूल, है ना, और जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो कितना जाते हैं? A D और C जाएंगे तो कितना होगा? 50 जूल। तो यहाँ से देखिए ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि 5 पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट पे जाएंगे तो 9 जूल आएगा, दूसरे पार्ट पे जाएंगे तो कितना आएगा? 50 जूल आएगा। अब हमारे पास तीसरा बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं? इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? मिटा रहे हैं इसको, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, है ना, हाँ, हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत आए, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम जा रहे हैं कहाँ? A से B। अब हम कहाँ जा रहे हैं? A से B। तो हम A से B जा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? वर्क डन A से C पे जाए, है ना। तो अगर हम बोलेंगे A से C को हमको वर्क चाहिए, यानी 4A to C, तो वर्क डन A से C चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखिए। बेसिक वर्क हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट डी एस। तो F का वैल्यू हमारा कितना दे रखा था? तो F का वैल्यू हमारा था वो एक्स वाई आई प्लस में कितना होगा? वाई स्क्वायर, ये क्या होगा? J इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा? I प्लस में क्या होगा? J। ये चीज़ हमको आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? वर्क डन अगर हम बोले तो एक्स वाई, है ना, डी एक्स प्लस आई के साथ वाई वाल वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम ये जब से इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम इसमें क्या है? ये इससे पहले हम लोग क्या करते थे? अगर x 0 है तो x 0 रख लेते हैं, dx 0 होता था dx 0 रख लेते थे। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ 0 नहीं हो रहा, ना x 0 ना y 0 ना x 0 एंड ना dx 0 हो रहा, है ना। ये सब कोई चीज़ हमारे लिए 0 नहीं हो रहा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको कोई जुगाड़ लगाते हैं। देखिए क्या लगाते हैं कि हमें पता है कि मान लेते ये हमारा क्या है? थीटा, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। हमें पता है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वो चीज़ देखिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वो हमारे पास क्या आता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा क्या कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या है? 0। तो मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल ये 0, तो ये कितना है? m,
ये भी कितना है 0, ये कितना हो गया, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 0, आया कि नहीं आया। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट अगर हम निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पॉइंट देखो ये क्या है 0। अब मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू कितना है 2, तो y इज इक्वल टू कितना है 3, और हुआ कि नहीं हुआ, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना है 3। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू mx प्लस में c का वैल्यू हमें कितना पड़ गया है 0, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया m, और ये कितना हो गया 2। अरे m का वैल्यू कितना, यहाँ क्या आ गया 3, ये m हो गया, यहाँ क्या आ गया 2, यानी m इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो कितना आएगा 3/2, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3/2। अब टेन थीटा ही को क्या बोलते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3/2, यानी m का वैल्यू आ गया 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे क्या, mx इज इक्वल टू क्या होगा c, तो y हमें नहीं पता, m का वैल्यू हमारा कितना है 3/2, x प्लस में क्या आ गया 0, यानी c हमारा क्या है 0। तो अब यहाँ से देखेंगे x और y के बीच का एक रिलेशन आ गया, यानी स्ट्रेट लाइन से हम क्या कर सकते हैं, x और y के बीच का रिलेशन ला लेंगे। इसका मतलब है कि अब हमारे x और y के बीच का रिलेशन आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है dx, ये है x, y हमारा क्या है एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लाके पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x तो यही छोड़ दो, y की जगह पर क्या ले आएंगे 3/2 है ना, 3/2x, सॉरी 3/2x। अब हमारे पास कितना है dx, क्यों ये वाला तो यही छोड़ दिए और y की जगह पे ये लाके पुट कर दिए, फिर प्लस में हो गया y² इंटू dy, ये भी हमारा हो गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर x और एक कितना होगा x² इंटू क्या होगा dx, प्लस में कितना होगा y² इंटू dy। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 तक, और फिर 0 से लेके 3 तक, ये चीज हमारा 3/2। अब x³ डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, 0 से 2 प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में होगा y³ डिवाइडेड बाय 0 से 3, ये चीज हमें पता चल गया। तो आगे हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो कितना होगा 3/2 है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग काट लेंगे है ना, तो 1/2 ये इसको एक 1/2 और यहाँ क्या लिखेंगे 3, तो 2 × 2 × 2 है ना, ये हमारा हो गया, माइनस में क्या होगा 0 है ना। फिर हम क्या लिखेंगे इसका प्लस में वाला पॉइंट, तो प्लस में अगर लिखेंगे तो 1/3, अरे 1/3 है कि ना, 3 × 3, तो एक 3 से एक 3 कट गया। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि 1 2 से 1 काट दो तो कितना होगा 4, प्लस में कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 13 जूल। तो यहाँ से देखिएगा कि वर्क डन अगर हम बोले ए से सी पे जा रहे हैं तो ये कितना आ गया 30 जूल, यानी कहने का मतलब है कि तीनों पाथ में क्या हो जाता है, अलग अलग वर्क आता है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमें लिख सकते हैं दिस फोर्स is not conservative force, this force is not a conservative force। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थोड़ा सा एक और इसका मैंने इसमें थोड़ा सा और पढ़ाना है हमको है ना, फिर कल के लेक्चर में उसको कंप्लीट करते हैं। आज के लिए जय हिंद जय भारत।